जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों पर हाल ही में भारत को मिली कूटनीतिक और कानूनी बढ़त एक बड़ी खबर है। ये न केवल ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी IWT के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ भी है। तो आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कि सिंधु जल संधि क्या है, भारत इस संधि को पूरी तरह रद्द या संशोधित करने की बात क्यों कर रहा है, चिनाब पर हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है और इस पूरे विवाद में पाक को क्या बड़ा झटका लगा है और भारत की क्या जीत हुई है। तो सबसे पहले बात सिंधु जल संधि की करेंगे। देखिए, दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में से एक मानी जाती है ये, जिसने युद्धों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को बनाए रखा है। यह संधि 19 सितंबर 1960 को हुई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस संधि में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक मीडिएटर बना था, यानी उसने समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। इसी संधि में सिंधु तंत्र की कुल 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला, पूर्वी नदियां यानी कि ईस्टर्न रिवर्स, जिनमें रावी, ब्यास और सतलज आती है और इनका नियंत्रण पूरी तरह भारत को दिया गया। भारत इनका पानी बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, पश्चिमी नदियां यानी कि वेस्टर्न रिवर्स, जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब आती हैं और इनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया, यानी कि इनका लगभग 80% पानी। भारत को विशेष अधिकार मिला कि भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग पीने, सिंचाई और बिजली बनाने यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकता है, लेकिन वो पानी को रोककर बड़ी झीलें या भंडारण यानी कि स्टोरेज नहीं बना सकता। सिंधु जल संधि में मुख्य प्रावधान और शर्तें भी रखी गई, जैसे कि इसके लिए स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर साल में कम से कम एक बार मिलते हैं और डेटा जो है वो साझा करते हैं। संधि के तहत यदि कोई तकनीकी मतभेद होता है तो उसे सुलझाने के लिए इसमें 3 चरण भी बनाए गए, जिसमें पहला आपसी बातचीत यानी कि कमीशन बनाया गया, दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट, तीसरा मध्यस्थता अदालत यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। संधि के तहत दोनों देशों को नदियों के बहाव और बाढ़ से संबंधित जानकारी एक दूसरे को देना भी अनिवार्य किया गया। अब हालिया विवाद और चर्चा इसको लेकर क्यों हो रही है, यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, यह संधि 60 सालों से चल रही है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपना रुख सख्त किया है। दरअसल उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत ने अपने हिस्से के अप्रयुक्त पानी को रोकने के लिए शाहपुर और कंडी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। तो वहीं जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को संधि में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के लिए नोटिस भी भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान तकनीकी मामलों को बेवजह तूल देकर भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे कि किशनगंगा और रातले को रोकने की कोशिश करता रहता है। यह संधि पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है, क्योंकि उसकी 65% से ज्यादा आबादी और कृषि सिंधु बेसिन पर टिकी है। तो वहीं भारत के लिए यह संधि ऊपरी हिस्से यानी कि अपर रिपेरियन पर होने के नाते एक रणनीतिक बढ़त देती है और भारत इसी संधि को पूरी तरह रद्द या फिर संशोधित करने की बात कर रहा है। दरअसल भारत द्वारा सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करने का, इसे रद्द करने की दिशा में बढ़ने के पीछे 3 अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक और कानूनी कारण भी हैं। पहला, पाकिस्तान की हठधर्मी और अड़ंगा नीति। पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से संधि के विवाद निपटान तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। इससे समस्या यह है कि भारत जब भी चिनाब या फिर झेलम पर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो पाकिस्तान एक साथ 2 मंचों यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर पहुंच जाता है। वहीं भारत का कहना है कि एक ही समय में 2 अलग अलग मंचों पर कानूनी कार्यवाही संधि के प्रावधानों के खिलाफ है और भारत इस कानूनी भ्रम को खत्म करने के लिए संधि की शब्दावली में संशोधन चाहता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलाव यानी कि क्लाइमेट चेंज। दरअसल 1960 में जब संधि हुई थी तब पर्यावरण और पानी की उपलब्धता की स्थिति आज से बहुत अलग थी।
अब ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और नदियों में पानी का बहाव यानी कि वाटर फ्लो अनिश्चित हो गया है। भारत चाहता है कि संधि में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल फ्लोज जैसे आधुनिक मानकों को शामिल किया जाए। संधि के वर्तमान कड़े नियम भारत को बदलते मौसम के अनुसार पानी का संचयन यानी कि स्टोरेज करने से रोकते हैं, जो भारत के कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लिए अब जरूरी हो गया है। तीसरा, खून और पानी यानी कि आतंकवाद और कूटनीति। भारत का रुख अब यह है कि कोई भी संधि एक तरफा नहीं हो सकती। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और दूसरी तरफ भारत के संधि के तहत पानी के अधिकारों की उम्मीद करता है। संधि में संशोधन का नोटिस भेजकर भारत ने पाकिस्तान को यह जता दिया है कि भारत अब संधि की शर्तों को चुपचाप मानने के बजाय अपनी अपर रिपेरियन यानी कि ऊपरी छोर पर स्थित देश वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार है। अब देखिए, यदि यह संधि रद्द या फिर संशोधित होती है तो क्या होगा, यह भी जानिए। तो अगर संशोधन यानी कि अमेंडमेंट होता है तो भारत को पश्चिमी नदियों यानी कि जैसे कि चिनाब या झेलम पर अधिक स्टोरेज और सिंचाई के अधिकार मिल सकते हैं। और अगर रद्द होता है तो भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपनी नदियों के पानी को मोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक तबाही जैसा होगा। चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाएं और उन पर पाकिस्तान के साथ चल रहा विवाद वर्तमान में अब भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत बन चुका है। अब देखिए, चिनाब पर हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है, यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों से होकर बहती है। यह सिंधु जल संधि के तहत एक पश्चिमी नदी है जिसका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए है, लेकिन भारत को इस पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने का हक है। इन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इनमें रातले, इसकी क्षमता 850 मेगावाट है, जो सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण है इनमें से। इसके अलावा बगलहार, इसकी क्षमता 900 मेगावाट है और ये सफलतापूर्वक चालू है। इसके अलावा किरू और क्वार, जिनकी क्षमता 624 मेगावाट और 540 मेगावाट है। यहां पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, सरल शब्दों में कहें तो जल विद्युत परियोजना वो तकनीक है जिसमें बहते या फिर गिरते हुए पानी की शक्ति का उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है। ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि इसमें पानी खत्म नहीं होता, बस उसकी गति का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे काम करती है और इसके मुख्य हिस्से क्या हैं, ये भी समझिए। तो देखिए, नदी के पानी को इसमें एक ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है या एक पाइप के जरिए तेजी से भेजा जाता है। जब ये तेज धार वाला पानी टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है तो टरबाइन तेजी से घूमने लगती है और ये पानी की गति ऊर्जा को यानी कि काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है और जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर के भीतर लगे चुंबक बिजली पैदा करते हैं। तो चिनाब नदी के संदर्भ में अब देखिए, इन दो प्रकारों को समझना भी बेहद जरूरी है। पहला, स्टोरेज प्रोजेक्ट। दरअसल इसमें एक बड़ा बांध बनाकर बहुत सारा पानी जमा किया जाता है। जब बिजली की जरूरत होती है तब गेट खोलकर पानी छोड़ दिया जाता है, जैसे कि टिहरी बांध में हम देखते हैं। दूसरा, रन ऑफ द रिवर। इसमें पानी को बहुत बड़े बांध में जमा नहीं किया जाता। नदी के बहते पानी का एक हिस्सा एक सुरंग के जरिए टरबाइन तक ले जाया जाता है और बिजली बनाकर वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। सिंधु जल संधि के तहत भारत चिनाब पर इसी तरह के प्रोजेक्ट बना रहा है। अब देखिए, ये पाकिस्तान को बड़ा झटका किस तरह से है, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाएं पाकिस्तान के लिए केवल बिजली का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमैटिक हार भी है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान के वीटो पावर का इससे अंत होगा और इससे क्या होगा ये भी समझिए। देखिए, दशकों से पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि भारत चिनाब या फिर झेलम पर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करता तो पाकिस्तान उस पर तकनीकी आपत्तियां जताकर उसे अंतरराष्ट्रीय अदालतों जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर हेग में नीचे ले जाता था, उसमें खींच लेता था। पाकिस्तान का मकसद बिजली रोकना नहीं बल्कि प्रोजेक्ट में इतनी देरी करना था कि उसकी लागत यानी कि कॉस्ट बढ़ जाए और भारत उसे छोड़ दे। और भारत की जीत इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने अब इस देरी करने वाली रणनीति यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स को दरकिनार कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान की आपत्तियों का इंतजार किए बिना काम जारी रखेगा। विश्व बैंक का न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करना भारत के इस स्टैंड की जीत है और ये मुद्दे तकनीकी और राजनीतिक नहीं है। दूसरा, जल नियंत्रण यानी कि वाटर कंट्रोल। देखिए, चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की कृषि के लिए जीवन रेखा है।
पाकिस्तान के लिए झटका इसलिए है क्योंकि पाक को डर है कि यदि भारत चिनाब पर रातले या फिर क्वार जैसे 4 से बड़े प्रोजेक्ट्स की चेन बना लेता है तो भारत के पास पानी को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाएगी। और भारत की यह जीत इसलिए है क्योंकि भारत संधि का पालन कर रहा है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत ने अपनी अपर रिपेलियन शक्ति का एहसास करा दिया है। यह पाकिस्तान के लिए एक स्थायी मनोवैज्ञानिक दबाव है। तीसरा, जम्मू कश्मीर का एकीकरण और विकास। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए वहां के संसाधनों पर विवाद खड़ा करता रहा है। पाकिस्तान के लिए झटका इसलिए है क्योंकि चिनाब के प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को मुफ्त बिजली, जिसका 12% हिस्सा जो है वो उन लोगों को दिया जाता है और हजारों नौकरियां भी उन लोगों को मिल रही हैं। इससे क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो रही है, जो पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की यह जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारत ने इन प्रोजेक्ट्स को नेशनल मिशन की तरह लिया है। चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और उसके साथ ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भारत अब कश्मीर के विकास को लेकर किसी बाहरी दबाव में नहीं आने वाला है। चौथा, सिंधु जल संधि पर भारत का आक्रामक रुख। देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने संधि में संशोधन के लिए नोटिस भेज दिया। पाकिस्तान अब तक संधि का इस्तेमाल भारत को रोकने के लिए करता था, लेकिन अब उसे डर है कि यदि संधि बदली गई तो वो अपना बचा कुचा कानूनी अधिकार भी खो देगा। तो वहीं ये भारत के लिए तकनीकी जीत भी है। दरअसल भारत के इंजीनियरों ने ऐसे डिजाइन तैयार किए हैं जो संधि का पालन भी करते हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कई मौकों पर भारत के डिजाइन को सही ठहराया है। तो वहीं इन प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को न केवल मुफ्त बिजली मिलेगी बल्कि वहां बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार भी बढ़ेगा। यह पाकिस्तान की उस प्रोपेगेंडा की हार है जिसे भारत कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चिनाब पर भारत की सक्रियता ने पाकिस्तान को रक्षात्मक बना दिया है। भारत अब अपनी नदियों के पानी का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में बढ़ रहा है, जो पिछले 60 वर्षों से पाकिस्तान की मेहरबानी पर छोड़ा गया था। भारत अब रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव के बजाय आक्रामक यानी कि ऑफेंसिव मोड में है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और पानी का सहयोग साथ साथ नहीं चल सकता। यह पाकिस्तान की वाटर ब्लैकमेलिंग की नीति पर करारा प्रहार है। तो वहीं चिनाब पर ये प्रोजेक्ट्स भारत की इंजीनियरिंग और कूटनीति का बेजोड़ संगम है। यानी कि भारत ने साबित कर दिया है कि वो अपने हक का पानी इस्तेमाल करना जानता है, चाहे पाकिस्तान कितना भी विरोध करे। तुम्हारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।